हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 11 दिसंबर और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। साथ ही हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा उम्मीद पोर्टल के बारे में। देन हम देखेंगे साउथ एशियन रीजनल क्लाइमेट कॉरपोरेशन के बारे में। ये सार्क जो कंट्रीज हैं उनसे संबंधित है। इसके साथ ही हम देखेंगे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देन हम देखेंगे यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट। सो हाल ही में 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट को लेकर के राजस्थान काफी चर्चा में रहा है। सो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज फाउंडेड एज द इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। सेकेंड, ITU is now a specialized agency of the United Nations. And third, it sets global telecommunication and ICT standards. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं The International Telecommunication Union is the United Nations specialized agency for information and communication technologies, founded in 1865 as the International Telegraph Union, and it is one of the oldest international organizations. And India has been a member since 1869 और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। So the ITU has a global membership of 194 member states and over 1,000 sector members, including companies, academic institutions, and international and regional organizations. So आपने देखा कि इसको फॉर्म किया गया था 1865 में और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने होस्ट किया था AI फॉर गुड समिट एट इंडिया मोबाइल कांग्रेस इन न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के अगर फंक्शंस की बात करें तो ये अलोकेट करता है ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम एंड सैटेलाइट ऑर्बिट्स। इट कोऑर्डिनेट्स एंड सेट्स टेक्निकल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन एंड ICT. It also works to improve access to ICTs in underserved communities worldwide. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Ummeed portal, recently seen in the news, was launched by which ministry? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा जो उम्मीद पोर्टल है उसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। आपको बताना है उम्मीद पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। आप देख सकते हैं
सो यहाँ पर जो उम्मीद है इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल। और ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर रियल टाइम अपलोडिंग वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज। सो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, जो कि ओवरसी करेगा वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन को एंड रिलेटेड रिफॉर्म्स। सो इसका उद्देश्य है प्रमोट करना बेटर मैनेजमेंट एंड इनहांस ट्रांसपेरेंसी। और इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आर facilitated by the respective state वक्फ boards। इसके साथ ही अगर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करें तो इसको क्रिएट किया गया 29 जनवरी 2006 को। और ये एक एपेक्स बॉडी है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स फॉर द माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज एंड माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज इन इंडिया। और इनमें शामिल है मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। और वर्तमान समय में जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी हैं वो हैं किरण रिजिजू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding proposed South Asian Regional Climate Cooperation। So यहाँ पर प्रस्तावित जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय जलवायु सहयोग से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रपोज्ड साउथ एशियन क्लाइमेट कोऑपरेशन काउंसिल एम्स टू पूल रिसोर्सेज नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज अमंग साउथ एशियन नेशंस। एंड सेकेंड, the cross-border energy cooperation, such as the One Sun, One World, One Grid initiative, is cited as a successful example of the regional collaboration. And third, SACCC plans include a regional green climate finance facility, a scientific commission, and a knowledge innovation hub. So, जो सार्क कंट्रीज हैं उनके द्वारा ये एक प्रस्तावित संगठन है। सो यहाँ पर आपको साउथ एशियन रीजनल क्लाइमेट कोऑपरेशन से संबंधित कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं ये बताना है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। SACCC is envisioned to enable pooling of scale, resources, knowledge, and technological capabilities as cross-border energy cooperation. For example, Nepal-Bangladesh power trade via India and the One Sun, One World, One Grid initiative is cited as an example of successful collaboration. So the proposed SACCC includes three pillars: a knowledge innovation hub, a regional green climate finance facility, and a scientific commission to guide evidence-based climate action. इसके साथ ही सार्क काउंसिल की बात करें तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसको स्टैब्लिश किया गया 8 दिसंबर 1985 को इन ढाका, बांग्लादेश, टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज। और सार्क में 8 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं जिनमें शामिल हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। इसके साथ ही सार्क के कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, साउथ कोरिया, यूएसए, चाइना एंड म्यांमार। सार्क की कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज भी हैं, हम उनको देख सकते हैं, जैसे कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय ढाका में है, देन सार्क डेवलपमेंट फंड,
and SARC Arbitration Council. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो सीमा सड़क संगठन है ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रोड हाईवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आपको बताना है कि जो बीआरओ है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आप देख सकते हैं So recently, Defense Minister dedicated 125 new projects built by the BRO, marking the highest number and value of projects inaugurated in a single day. So BRO जो है ये एक रोड कंस्ट्रक्शन फोर्स है that supports the Indian Armed Forces and it was brought fully under the Ministry of Defense in 2015. So it builds and maintains roads, bridges, tunnels, airfields, and marine structure in 19 states and 3 union territories, including Andaman and Nicobar Islands. So BRO also operates in friendly neighboring countries like Afghanistan, Bhutan, Myanmar, Tajikistan, and Sri Lanka. So आपने देखा कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बीआरओ की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको फॉर्म किया गया था 1960 में और वर्तमान समय में इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country hosted the 20th session of the UNESCO Intergovernmental Committee for Safeguarding of Intangible Cultural Heritage? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अंतर सरकारी समिति की जो 20वें सत्र की मेजबानी है वो किस देश ने की थी? आपके ऑप्शन हैं इंडिया, म्यांमार, ब्राजील या फिर पेरू। आपको बताना है कि जो यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का 20th सेशन हुआ उसकी होस्ट कंट्री कौन सी रही है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये है इंडिया। आप देख सकते हैं India hosted the 20th session of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Intergovernmental Committee for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage from 8th to 13th of December 2025 in New Delhi. सो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो इसमें शामिल होते हैं ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, नॉलेज, स्किल्स, एक्सप्रेशंस, ऑब्जेक्ट्स एंड कल्चरल स्पेसेस दैट कम्युनिटीज कंसीडर पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। सो यूनेस्को adopted the 2003 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage on 17th of October 2003 at its 32nd General Conference in Paris. So the convention created formal systems for international cooperation, recognition, and support, and led to the creation of UNESCO Intangible Cultural Heritage Lists. सो यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
और इसको फॉर्म किया गया था 16 नवंबर 1945 को। और इसका जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था 1946 पेरिस में। सो यूनाइटेड जो ये यूनेस्को है ये मेंबर है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का भी, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। वर्तमान समय में इसमें 193 मेंबर कंट्रीज हैं, साथ ही 11 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। यूनेस्को को यूनेस्को के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, मोबिलाइजिंग साइंस नॉलेज एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एड्रेस करना इमर्जिंग सोशल एंड इथिकल चैलेंजेस को, फोस्टर करना कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटरकल्चरल डायलॉग एंड कल्चर ऑफ पीस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has become first to achieve 100% digitization of voters list under Special Intensive Revision 2026, जिसे SIR 2026 के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विशेष गहन संशोधन 2026 के तहत जो मतदाता सूचियों के 100% डिजिटलीकरण को हासिल कर लिया है, ऐसा करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं केरला, कर्नाटका, राजस्थान या फिर गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। आप देख सकते हैं राजस्थान became the first state to achieve 100% digitization of voters list under Special Intensive Revision 2026. So more than 97% voter mapping completed, only 3% voters need document verification during claims and objections. And this equals about 30 voters per polling booth needing extra checks. So success credited to booth level officers, supervisors and district officials. So digitization made the process more transparent, improved booth-wise voter management and reduced repeated document submission by voters. So आप ध्यान रखेंगे 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट को प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है राजस्थान। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।